नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में की पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता। पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर दिया बल। पुलिस के बारे में जनता की धारणा बदलने पर भी दिया जोर। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने एसआईआर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सरकार ने सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग मिलने की जताई उम्मीद। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। तमिलनाडु पुडुचेरी तट के पास और तेज हुआ चक्रवात दितवा। 3 की मौत। तिरुवल्लुर रानीपेट के लिए रेड अलर्ट जारी। ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए भारत की श्रीलंका को मदद जारी। रांची में पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 350 रनों का लक्ष्य। कोहली ने खेली 135 रनों की शानदार शतकीय पारी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका को लगे शुरुआती झटके। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा विचार विमर्श हुआ और इनमें विजन 2047, पुलिसिंग रोड मैप, आतंकवाद की रोकथाम, महिला सुरक्षा, भगौड़ों का पता लगाना और फॉरेंसिक सुधार जैसे अहम विषय शामिल रहे। पीएम ने विकसित भारत के विजन के अनुरूप पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर बल दिया। पीएम ने पुलिस के बारे में जनता की धारणा बदलने के महत्व को रेखांकित किया। पीएम ने युवाओं तक पहुंच बढ़ाने और शहरी पर्यटन पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीएम ने प्रतिबंधित संगठनों की नियमित निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने, वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवोन्मेषी मॉडल अपनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पीएम ने इस संदर्भ में प्रवर्तन, पुनर्वास और सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप को साथ लाने की अहमियत बताई। प्रधानमंत्री ने मजबूत आपदा तैयारी और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम ने चक्रवातों, बाढ़ और प्राकृतिक आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सम्मेलन में पीएम ने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं देश भर से विभिन्न रैंकों के 700 से अधिक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र के उत्पादकता के अच्छे रहने की उम्मीद जताई तो विपक्षी दलों ने कहा कि वो एसआईआर सहित कई मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। सत्र के दौरान सरकार 13 विधेयकों के सदन के पटल पर रख सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार की तरफ से सभी प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में 36 दलों के 50 नेता शामिल हुए। मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाए जाने पर चर्चा हुई। सरकार ने विधायी एजेंडे को सामने रखा तो विपक्षी दलों ने बताया कि वो कई अहम मुद्दों को सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो। All bills should be sent to the standing committee or the select committee.
and it was a practice. It was a practice also that all bills should be sent. संसदीय कार्य मंत्री ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र की उत्पादकता बेहतर रहेगी। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 13 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। सत्र के दौरान परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक भी परिचय के लिए सूचीबद्ध है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तेज और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करना है। कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2025 भी एजेंडे का हिस्सा है। उम्मीद है कि संसद सत्र के दौरान खूब कामकाज देखने को मिलेगा। कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह में आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में आज 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। That the research and innovation are the twin engines that will drive India's journey towards technological leadership. I encourage our young graduates to engage deeply in scientific temper, critical thinking, and original research and addresses India-specific challenges. उपराष्ट्रपति ने संस्थान के स्नातक, परास्नातक और पीएचडी छात्रों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स से देश के निर्माण में शामिल होकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग देने को कहा। I encourage you to contribute more in the area so that India's technological progress is protected, recognized, and we will be dictating the terms in the technical field globally. इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तकनीकी शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बताया। हरियाणा, I take immense pride in seeing how NIT Kurukshetra has emerged as a strategic pillar in the state's and the nation's development journey. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार के कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले राज्य में केवल 29 सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 44 हो गई है। 2014 जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, तो 2014 से पहले सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की जो संख्या थी वो 29 थी और निजी संस्थान हमारे हरियाणा में 198 थे, जो आज बढ़कर के 44 उनकी संख्या हो गई है। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की मौजूदगी छात्रों को उनके अकादमिक और पेशेवर जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देने वाला और यादगार अवसर रहा। साथ ही कुरुक्षेत्र का यह दौरा उपराष्ट्रपति की शिक्षण संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति गहरी रुचि को भी दिखाता है। कुरुक्षेत्र से अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पूजा अर्चना में शामिल हुए। परंपरा के अनुसार मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सतपाल महाराज ने उप राष्ट्रपति के लिए पूजा अर्चना की और इस अवसर पर पंडित सतपाल महाराज ने उपराष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। गौरतलब है कि मां भद्रकाली मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है जो अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए देश भर में प्रसिद्ध है।
ये मंदिर न केवल भक्तों के लिए बल्कि पर्यटकों और सांस्कृतिक प्रेमियों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अब 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं अब 16 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। गौरतलब है कि आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार अब एन्यूमरेशन, बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों के अनुसार होगी। यह विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां एसआईआर पहले से चल रही थी। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम शामिल है। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक, अद्यतित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह विस्तार जरूरी पाया गया। एसआईआर प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग के विशेष सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने दक्षिण 24 परगना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को आयोग ने 28 नवंबर को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां ये देखने आया हूं कि क्या आयोग के निर्देशों के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं। कुछ शिकायतें हैं और हम उनकी दोबारा जांच करेंगे। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के फाल्टा से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की बड़ी साजिश का आरोप सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि स्थानीय टीएमसी नेता जहांगीर ने चुनाव आयोग की विजिटिंग टीम को रोकने और उन पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। अधिकारी के अनुसार जहांगीर ने करीब 300 महिलाओं को इकट्ठा किया, जिन्हें कथित तौर पर 500 रुपए प्रति व्यक्ति दिए गए। शुभेंदु अधिकारी ने ईसीआई से अपील की कि वे तुरंत हस्तक्षेप कर ईसीआई की टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी शुभेंदु अधिकारी के पोस्ट को रिपोस्ट कर लिखा कि यह बहुत चिंता की बात है, खासकर कोलकाता के बीचों बीच पश्चिम बंगाल के सीईओ पर हुए हमले के बाद अगर इलेक्शन कमीशन के सीनियर अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि जमीन पर बीएलओ पर कितना दबाव और डर होता होगा। इस अराजकता की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी की है। कोई भी चूक उनकी नाकामी है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow.
personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready Bob world. गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति यानी जेन जी को विकसित भारत की बड़ी शक्ति बताया है। आज अपने मन की बात में उन्होंने हाल ही में हुई हर उस घटना का जिक्र किया जिसमें भारत का माथा गर्व के साथ चौड़ा किया है। प्रधानमंत्री ने भारत की शक्ति का उल्लेख किया है और कहा है कि भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर ने देश को नई उड़ान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हमेशा कुछ नई उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों पर केंद्रित रहती है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे पलों का जिक्र किया जो विकसित होते भारत की तस्वीर को और साफ करती है। पीएम ने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO फैसिलिटी शुरू होने से लेकर INS माहे के भारतीय नौसेना में शामिल होने का जिक्र किया और कहा कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। पीएम ने कुछ दिन पहले हुए इसरो की अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का उल्लेख किया और कहा कि हमारे जेनजी की आंखों में जो चमक और लगन है वो विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें GPS का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर GPS संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री ने इस वीडियो को देखते हुए उस दृश्य को भी याद किया जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। पीएम ने कहा कि उस दिन पूरा देश और हमारे वैज्ञानिक उदास हो गए, लेकिन उसी दिन चंद्रयान 3 की सफलता की ऐतिहासिक कहानी लिखनी शुरू हुई। स्पेस पावर की बात कहते हुए पीएम कुछ और आगे बढ़े और भारतीय नौसेना की ताकत का जिक्र किया। 4 दिसंबर को आने वाले नौसेना दिवस से पहले प्रधानमंत्री ने नेवी से जुड़े टूरिज्म में दिलचस्पी रखने वालों से अपील की कि वो गुजरात, गोवा और केरल समेत उन राज्यों में जरूर जाएं जहां हमारे देश की नौसेना के विकास को महसूस किया जा सके। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव। दीव में INS खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के INS द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है। यहाँ हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहां समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है। कारवार के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वॉरशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापट्टनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है जो इंडियन नेवी से जुड़ा है। मैं आप सभी से, विशेषकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं।
इसमें कोई शक नहीं कि भारत अब हर क्षेत्र में तरक्की के एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से उसकी ताकत और क्षमता का दमदार प्रदर्शन हो रहा है। अब हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां दुनिया कहती है कि वो भारत के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक गैंगस्टर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल के अपर पुलिस आयुक्त प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया है कि इस मॉड्यूल का नेतृत्व एक पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्टी कर रहा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुशवाहा ने बताया कि उसने हाल ही में इसी महीने की 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने एक हथगोला फेंका था। उन्होंने बताया कि शहजाद भट्टी बाहर से निर्देश देता था और इस समूह को सीधे तौर पर और अपने साथियों के साथ मिलकर संचालित कर रहा था। वो युवा लड़कों का इस्तेमाल करके आतंकी गतिविधियां चला रहा था। स्पेशल सेल की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है, जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होता है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। Welcome to the world that is future ready. Bob World, tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World, rock your world, investments, insurance and travel booking. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Bob World. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। ये 14 दिवसीय अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक चला। अभ्यास के 8वें संस्करण में दोनों सेनाओं के कुल 240 कर्मियों ने भाग लिया। अजय वॉरियर 25 का मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों की क्षमता बढ़ाना था। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्कृष्ट सैनिकों का सम्मान शामिल था।
जो अभ्यास के दौरान बनी सौहार्दपूर्ण भावना को दर्शाता है। समापन समारोह में आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियार प्रणालियों से युक्त उपकरणों का प्रदर्शन भी शामिल था। अभ्यास अजय वॉरियर 25 ने भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत रक्षा सहयोग को सुदृढ़ किया और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे उन्हें उनके खिलाफ लंबे समय से जारी भ्रष्टाचार के उस मुकदमे के बीच क्षमादान प्रदान करें जिसने देश को बुरी तरह से विभाजित कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि नेतन्याहू ने राष्ट्रपति कार्यालय के कानूनी विभाग को क्षमादान का अनुरोध प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे एक असाधारण अनुरोध बताया जिसकी महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं और नेतन्याहू इजरायली इतिहास में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 3 अलग-अलग मामलों में धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत के आरोपों को लेकर मुकदमे का सामना कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।